India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बैन के बावजूद रेप पीड़ितों के टू फिंगर टेस्ट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, टू फिंगर टेस्ट कराने वालों को ठहराया जाएगा कदाचार का दोषी। मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई से भी टू फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार। अगले आदेश तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश। सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2 वकीलों को मुख्य मसलों का संग्रह करने का दिया जिम्मा। असम और त्रिपुरा मामलों को अलग से सुना जाएगा। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले मामले में याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने कहा था कि आधार अनिवार्य है, लेकिन अधिकारों से दूर रखने के लिए नहीं। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों को दोषी माना जाएगा और कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अफसोस जताया कि टू फिंगर टेस्ट आज भी किया जा रहा है। मामले की सुनवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं पर होने वाले टू फिंगर टेस्ट पर नाराजगी जताई है। 2013 में बैन के बावजूद यौन उत्पीड़न पीड़ितों के टू फिंगर टेस्ट का अभ्यास जारी रखने पर नाराजगी जताई और कहा, टू फिंगर टेस्ट फिर से पीड़िता को आघात पहुंचाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन सामग्री से टू फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश दिया है और कहा कि बलात्कार पीड़िता की जांच की अवैज्ञानिक आक्रामक तरीके से करने से यौन पीड़ित महिला को फिर से आघात पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टू फिंगर टेस्ट इस पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय महिला से रेप नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करने के हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक दोष सिद्धि को बहाल करते हुए टू फिंगर टेस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पीड़िता के यौन इतिहास के साक्ष्य मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक माना था और कहा था कि ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। टू फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं। अगर प्राइवेट पार्ट में आसानी से 2 उंगलियां चली जाती हैं, तो महिला को यौन रूप से सक्रिय माना जाता है और इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन न होने का सबूत भी मान लिया जाता है। ये इस धारणा पर आधारित है कि एक महिला जो यौन रूप से सक्रिय है, उसके साथ यौन उत्पीड़न की संभावना कम है। कई निर्णयों और शोधों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के यौन इतिहास का यौन उत्पीड़न से कोई संबंध नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल की निंदा की है। इस टेस्टिंग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि साइंस
इस तरह के टेस्ट को पूरी तरह से नकारती है। साइंस का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन का इंटैक्ट होना सिर्फ एक मिथ है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखते हुए इस मामले में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगले आदेश तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। 23 सितंबर को मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कर्नाटक सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया था। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद भी आपराधिक शिकायत को जारी रखने का आदेश दिया था। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आपराधिक शिकायत बहाल की गई थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को माना था कि येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ मामले में जांच करने के लिए एक विशेष अदालत की मंजूरी की अस्वीकृति बाधा नहीं हो सकती है। पिछले साल 8 जुलाई को विशेष अदालत ने एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा दायर निजी शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि भ्रष्टाचार की रोकथाम की धारा के तहत वैध मंजूरी के बिना जांच नहीं की जा सकती। उधर सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून पर अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। सीजेआई ने सीएए मामले को उचित पीठ के समक्ष 6 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों के मुख्य मसलों को संग्रहित करने के लिए 2 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया। कोर्ट ने नोडल वकील को सभी वकीलों के साथ डिजिटल प्रारूप में संकलन साझा करने के लिए भी कहा। विशेष रूप से असम और त्रिपुरा से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं पर अदालत ने दोनों राज्यों को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीएए या नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने 2 वकीलों को सभी याचिकाओं में उठाए गए मुख्य मसलों का संग्रह तैयार करने का जिम्मा दिया। मामले में 232 याचिकाएं हैं। इनमें से 53 असम और त्रिपुरा से जुड़ी हैं। कोर्ट साफ कर चुका है कि उन्हें बाकी मामलों में अलग से सुना जाएगा। सीजेआई जस्टिस ललित की बेंच ने आसाम और त्रिपुरा के उनके 53 मामलों पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग पर भी सॉलिसिटर जनरल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी और समय दिया। इसके अलावा कोर्ट ने वकील पल्लवी प्रताप और वकील कानू शारदा को नोडल वकील नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि नोडल काउंसिल सभी याचिकाओं को लेकर एक कंपाइलेशन 3 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश करेगा। कोर्ट ने कहा कि ये नोडल वकील सभी पक्षकारों को कंपाइलेशन को साझा करेंगे और उस कंपाइलेशन पर सभी पक्षकार अपना अधिकतम 3 पन्नों तक का लिखित जवाब दाखिल करेंगे। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने मामले को 6 दिसंबर को एक उपायुक्त पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। रविवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की अपील की थी। इससे पहले बीते 12 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सैकड़ों याचिकाओं की छंटनी करने और जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। रविवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने की अपील करते हुए कहा कि इससे यह अवैध घुसपैठ को बढ़ावा नहीं देता।
बल्कि एक स्पष्ट कानून है जो केवल 6 निर्दिष्ट समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो असम समेत देश में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए थे। इस कानून से भविष्य में भी देश में विदेशियों का तांता लगने का खतरा नहीं है। साल 2019 में संशोधित CAA कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास करता है, जो साल 2014 तक देश में आए हैं। मुस्लिमों के बहिष्कार को लेकर विपक्षी दलों, नेताओं और अन्य संस्थाओं द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर मुख्य याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उच्चतम न्यायालय मतदाता सूची के आंकड़ों को आधार से जोड़ने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए राजी हो गया है। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति अभय S ओका की पीठ ने पूर्व मेजर जनरल SG वोमबार्डकेरे द्वारा दायर याचिका को ऐसे ही एक अन्य लंबित मुकदमे से जोड़ दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2019 के आधार से जुड़े फैसले पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि अगर कुछ लाभ मांगे जाते हैं तो आधार अनिवार्य हो सकता है, लेकिन अधिकारों से दूर रखने के लिए नहीं, और मतदान का अधिकार ऐसे अधिकारों में सर्वोच्च है। न्यायालय ने कहा कि उन्होंने 2 अन्य याचिकाएं भी दायर की हैं, इसलिए इसे जोड़ने की आवश्यकता है। इस याचिका को उस मामले से संबद्ध करें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि मतदान का अधिकार सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है और अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसे इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। केंद्र ने पहले निर्वाचन पंजीकरण नियमों में संशोधन करते हुए मतदाताओं के नाम पर एक साथ कई मतदाता सूचियों में होने से रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की मंजूरी दी थी। वहीं वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने को लेकर चुनाव आयोग पहले ही इसे स्वैच्छिक करार दे चुका है। आयोग ने साफ कहा था कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए मतदाताओं को बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने इसे लेकर दावा किया था कि इससे इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा और चुनावों में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने भी ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा था कि फॉर्म 6B आधार विवरण साझा करने के लिए जारी नया फॉर्म में आधार का विवरण देना स्वैच्छिक है। उधर राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सुनवाई टालने के आग्रह को मानते हुए राजद्रोह कानून पर लगी रोक जारी को बरकरार रखा। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर कुछ हो सकता है। CJI ने कहा, पिछली बार सरकार ने कहा था कि वह IPC की धारा 124A पर विचार कर रही है। CJI के संसद सत्र शुरू होने के बारे में पूछने पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनवरी में होगा। इस दौरान संसद के सत्र में इस पर कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। राजद्रोह कानून पर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। राजद्रोह से संबंधित दंडात्मक कानून के दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि वह उस प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है, जिसके कारण मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। धारा
24A में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। 1962 में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक को सरकार के क्रियाकलाप यानी कामकाज पर कमेंट करने और आलोचना करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये प्रावधान एक कैदी को मतदान से रोकता है। उपधारा कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वो जेल में बंद है, चाहे वो कारावास या परिवहन की सजा के तहत या अन्यथा या पुलिस की कानूनी हिरासत में है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने वकील जोहेब हुसैन की दलीलों पर ध्यान दिया और गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में कैदियों को वोट देने के मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) कैदियों को वोट देने से रोकता है। मामले को सुनवाई के लिए 29 दिसंबर 2022 के लिए लिस्ट किया गया है। जनहित याचिका 3 साल पहले 2019 में एक आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य द्वारा दायर की गई थी, जो उस समय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में कानून के 3रे वर्ष के छात्र थे। याचिका में कहा गया है कि धारा 62(5) के शब्द कारावास को मानदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। याचिका में कहा गया है कि जेल में कैद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे कि विचाराधीन कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना, जिनकी बेगुनाही या अपराध निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को असंगत, अनुचित और भेदभावपूर्ण बनाता है। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्यधिक व्यापक भाषा के कारण यहाँ तक कि दीवानी जेल में बंद लोग भी अपने मतदान के अधिकार से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त याचिका के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार इस तरह के किसी भी अधिकार में कटौती संविधान के भीतर पाए जाने वाले अनुमेय प्रतिबंधों पर आधारित होनी चाहिए और इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के अभाव में प्रश्न में कटौती संविधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान एक व्यापक प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें किए गए अपराध की प्रकृति या सजा की अवधि के आधार पर किसी भी प्रकार के उचित वर्गीकरण का अभाव है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जोर दिया कि वर्गीकरण की ये कमी अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिए अभिशाप है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर चंडीगढ़ के वकील ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग की, जो बलात्कार और हत्या के विभिन्न मामलों में दोषी है। इसके अलावा उसके खिलाफ पंचकूला और फरीदकोट की जिला अदालत में 2 और एफआईआर में लंबित हैं। याचिका में एडवोकेट हरिचंद अरोड़ा ने तर्क दिया कि डेरा प्रमुख को पैरोल देना हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स रिहाई अधिनियम 2002 की धारा 3 और 8 के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि पैरोल आदेश दोषी द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित शर्तों को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह आरोप लगाते हुए कि राम रहीम दुनिया भर में अपने अनुयायियों के साथ ऑनलाइन सत्संग आयोजित करके
इसका दुरुपयोग कर रहा है और YouTube पर अपने गीत का वीडियो भी जारी किया है। अरोड़ा ने तर्क दिया कि इस आचरण पंजाब में शांति के लिए खतरा है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि राम रहीम उसके द्वारा आयोजित ऑनलाइन सत्संग के दौरान अपने अनुयायियों को जादुई उपचार देने का सहारा ले रहा है और कुछ महिला अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहा है कि उनका उपयोग करके उन्हें पुत्र का आशीर्वाद मिलेगा। यह तर्क देते हुए कि उसे दी गई पैरोल रद्द की जानी चाहिए, अरोड़ा ने राम रहीम द्वारा YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की। अरोड़ा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि राम रहीम बेहद गंभीर अपराधों का दोषी है और इस तरह के अपराधी को पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अरोड़ा ने लीगल नोटिस में राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द करने की हरियाणा सरकार से मांग की है। अरोड़ा ने नोटिस में कहा कि इस प्रकार के अपराधी को खुद को प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हत्या और साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को कुछ समय पहले पैरोल दी गई थी। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने आगे कहा कि पोक्सो एक्ट एक विशेष अधिनियम है और यह पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है और यह अधिनियम के अनुसार यौन गतिविधियों में शामिल होने की आयु 18 वर्ष है। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश के कुछ दिनों बाद आया है जहां हाई कोर्ट ने माना है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिला अपनी मर्जी और सहमति से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है और इस तरह की शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के संदर्भ में अमान्य नहीं होगी। वर्तमान मामले में आरोपी के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 और 10 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी की और उसे गर्भवती कर दिया। जमानत की मांग करते हुए आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि मुस्लिम कानून के तहत यौवन विवाह के लिए विचार योग्य है और सामान्य यौवन की आयु को 15 वर्ष माना जाता है। इसलिए वर्तमान मामले में चूंकि लड़की ने यौवन प्राप्त कर लिया था, इसलिए बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि पोक्सो एक्ट एक विशेष अधिनियम है और यह पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है और इसके अनुसार यौन गतिविधियों में शामिल होने की आयु 18 वर्ष है। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष है और वह चीजों को समझने में सक्षम थी, अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने अपनी शादी पर कोई आपत्ति जताई थी और इसीलिए प्रथम दृष्टया यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि वह भी इस शादी के लिए सहमति देने वाला पक्ष थी। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.